राम राम दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और चीन की विचारधारा और चीन से मिलने वाली चुनौतियाँ और उनका निस्तारण। तो उससे पहले हमें जान लेना चाहिए चीन और भारत के बीच जो संबंध हैं वो खराब क्यों हुए, मैक-मोहन लाइन LAC क्या है और भारत का भविष्य क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और जो चीन है उसमें साम्यवादी जो देश है उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को चाउ एन लाई और माओ से तुंग ने की, जिसमें माओ से तुंग चीन के पहले राष्ट्रपति बने और चाउ एन लाई पहले प्रधानमंत्री। और चीन ने उसी के साथ अपना जो विस्तारवादी सोच है उसको शुरू कर दिया। 1 अक्टूबर 1949 को चीन के साम्राज्यवादी राष्ट्र की स्थापना हुई। उसके अगले ही साल तिब्बत पर चीन ने आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया और भारत चुप रहा। चलिए, भारत चुप रहा। भारत के प्रधानमंत्री ने इतना चीन को संजीदा रूप से कभी लिया ही नहीं। उसके साथ ही चीन ने कभी भी भारत से ये नहीं कहा कि उसने जब तिब्बत पर हमला किया कि भारत जिस सीमा को अपना मानता है वो उसे मान्य है कि नहीं। भारत के प्रधानमंत्री हमेशा ये सोचते रहे कि चीन ने भारत के साथ जो संबंध है वो हमेशा अच्छे रहेंगे। उन्होंने चीन को एक राष्ट्र के रूप में, वामपंथी राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। चीन को मान्यता देने वाले भारत पहले कुछ राष्ट्रों में से एक है जिसने चीन को मान्यता दी, और चीन को मान्यता देने के बाद चीन से लगातार दोस्तीपूर्ण संबंध बनाते रहे। लेकिन उसी के बीच में जो 14 नवंबर 1950 को 14 या 15 नवंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चीन के ऊपर एक पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन असम के सहित कई देश के हिस्सों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, आप उसके ऊपर ध्यान दें। लेकिन उनके उस पत्र को कभी नेहरू जी ने गंभीरता से नहीं लिया, इसका परिणाम उन्हें 1962 में भुगतना पड़ा। और उसके बाद भी लगातार हम चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते रहे। जब माओ से तुंग की जो विचारधारा थी वो ये थी कि चीन की जो सेना है, वामपंथी सेना, जिसे चीन की सेना एक देश की सेना नहीं है, चीन की सेना एक व्यक्ति की सेना है जो चीन का राष्ट्रपति है। और चीन की विचारधारा ये है कि चीन कभी भी किसी को अपना दोस्त नहीं मानता। चीन का कहने वाला जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा शत्रु है, जो हमारा शत्रु है उसके ऊपर हमारी लाल से फौज किसी न किसी अधिकार कर लेगी। और चीन एक विस्तारवादी नीति को अपनाता है जिसके तहत वो पूरे एशिया, पूरे विश्व को अपनी शक्ति के अधीन करना चाहता है, अपनी सैन्य बल के ऊपर। और उसके लिए कोई सेना के प्रति कोई संवेदना है कुछ भी नहीं। वो अपनी सेना को अपनी शक्ति समझकर उसे कितना भी मरवा सकता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चीन ने भारत पे जब हमला किया तो उसने अपनी सेना की गिनती नहीं दी, उसने सिर्फ सेना बढ़ाता रहा जब तक उसकी सेना मरती रही। हमारे एक एक मोर्चे पे हमारे 120 जवान होते थे, चीन के 4000 जवान होते। इस तरह से लड़ाई चीन ने लड़ी। तो चीन के जब 1950 में तिब्बत पर अधिकार किया हमला करके, तो भारत चुप रहा। और भारत जब चुप रहा तो चीन ने को किसी ने रोका नहीं। भारत ने उसके बाद चीन के साथ क्या किया, भारत में उस समय भारत के जो राजदूत थे चीन में वो थे KM पारिकर, जिनको जवाहरलाल नेहरू बहुत मानते हैं। और जवाहरलाल नेहरू कभी भी चीन के मसले पर उनकी विचार लेते थे। तो उन्होंने जब तिब्बत हो गया उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई, और उन्होंने जब कहा कि नेहरू जी ने उनसे कहा, प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे कहा कि भाई आप चीन से इस पर बात करें। तो कई बार माओ से मिले, चाउ एन लाई से मिले, पर कभी भी बॉर्डर की चर्चा नहीं। तो उन्होंने उसके ऊपर एक प्रक्षेपण अपने आप बना के दे दिया कि चीन भारत की सीमा को मानता है और हमारे बीच बॉर्डर पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो मैक-मोहन लाइन, जिसे हम आज LAC कहते हैं, जिसे भारत अपनी सीमा मानता है, वो 1914 में चीन, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के समझौते के तहत मैक-मोहन लाइन को भारत की सीमा माना गया, भारत और चीन की सीमा माना गया। लेकिन चीन ने उस पर कभी बात नहीं की। और चीन ने आगे क्या किया कि चीन ने और 12 फरवरी 1951 में भारत ने जो तिब्बत का हिस्सा तवांग था जो हमारे पास है, वहाँ पे अपने लोग प्रशासन व्यवस्थाओं को भेजा। तो तवांग में भारत के लोगों का बहुत स्वागत हुआ। चीन उस पर भी चुप रहा और तवांग पे हमने अपना काम शुरू किया। चीन चुप रहा और चीन ने कभी तिब्बत के बाद उस पर जिक्र नहीं किया। कब तक? जब तक चीन ये ना हो गया कि उसने कब्जा ना कर लिया। उसके बाद पंचशील आता है। 29 अप्रैल 1954 को भारत ने पेचिंग में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ, पंचशील सिद्धांत का हस्ताक्षर किया। उसके तहत भारत ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र मान लिया। और लेकिन चीन ने चालाकी करते हुए कभी ये माना ही नहीं कि वो LAC को भारत की सीमा मानता है। पंचशील, जिसमें 5 मामूली सी बातों को लेकर एक सिद्धांत बनाकर उस पर करते हुए भारत की सुरक्षा का समझौता हो कि हमने तिब्बत को चीन का मानकर भारत की सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया उस दिन पंचशील के नाम पर।
और जो भारत के तिब्बत के प्रति अधिकार थे उनको भी सुरक्षित कर दिया। भारत तिब्बत को भी सुरक्षा देता था, जैसे भारत सिक्किम को सुरक्षा देता था, जैसे भारत भूटान को सुरक्षा देता है, वैसे ही तिब्बत को भी चीन से सुरक्षा देता था। लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और उसका खामियाजा भुगता। उसका चाउ इन लाई का भारत दौरा हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू का दौरा हुआ चीन का, पेचिंग का, लेकिन कोई भी सीमा के ऊपर बात नहीं हुई। नवंबर 1956 में चीन के अंदर जो तिब्बत का हिस्सा था उसमें बहुत बड़ा विद्रोह हुआ चीन के खिलाफ। उसको देखते हुए दलाई लामा भारत में शरण मांगी, लेकिन भारत ने चीन को शरण देने से मना कर दिया, दलाई लामा को शरण देने से मना कर दिया। इसके बीच एक बहुत बड़ी घटना होती है, वो घटना होती है जो भारत के प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 9 सितंबर यानी कि सितंबर 1957 को चीन के सरकारी न्यूज़पेपर कहते हैं कि हमने सिकियान राज्य से तिब्बत से जाने वाली एक सड़क तैयार कर ली है। कोई बात नहीं, सड़क तैयार की, लेकिन उस सड़क ही पूरे युद्ध, पूरे हमले और सबका जड़ है, क्योंकि वो सड़क भारत के अक्साई चीन से होकर जाती थी, जिसे चीन ने 1951 से 1956 के बीच बना के 1957 में कहा कि पूरी तरह बन के तैयार हो गई है। इसके बाद भारत को जब ये पता नहीं चला और भारत चुपचाप बैठा रहा, जब उसके बाद जब ये स्थिति आई कि चीन ने सड़क बना ली तो भाई बॉर्डर के ऊपर बात करना शुरू हुई। तो चीन ने कहा कि वो कभी भी भारत के जो है उसको मैकमोहन लाइन को सीमा नहीं मानता, वो तो चीन को डरा के अंग्रेजों ने साइन करा ली थी, हम इसे नहीं मानते। उसके बाद स्थितियाँ बिगड़ना शुरू हुई। इसी बीच 1969 में फिर तिब्बत से वहाँ पे बहुत बड़ी घटना हुई तिब्बत में, और इस बार तिब्बत में इतनी बड़ी घटना हुई कि दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी और वो उनसे मिलने भी गए शिमला, जिसके बाद चीन बहुत नाराज़ हुआ और लेकिन उसको भारत ने दरकिनार किया कि युद्ध की स्थिति तो आ गई थी। उसी बीच भारत के जो युद्ध की स्थिति थी तो उसमें 2 लोग बहुत अहम हैं। एक हैं वी के मेनन तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, जिनका मानना था भारत का शत्रु केवल पाकिस्तान है, चीन शत्रु नहीं, इसलिए वहाँ पे सैन्य तैयारियाँ किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस समय के तत्कालीन जो 1969 में भारतीय नहीं 1959 में भारत के जो सेना प्रमुख थे जनरल थमैया चीन को एक दुश्मन देश मानते थे और उसके खिलाफ सैन्य तैयारी की बात करते थे, जिसको कभी उनकी बात को। और इसी बीच एक और घटना हुई जिसमें सेना के और सरकार के बीच में संबंध खराब होने की बात आती है कि एक नेहरू जी के एक रिश्तेदार थे, उनके साले लगते थे के मेजर जनरल कॉल को 12 सैन्य अधिकारियों को नजरअंदाज करके लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। और जबकि थमैया जो थे वो उनके खिलाफ थे कि भाई इनको युद्ध का कोई भी अंदाज़ा नहीं है और इनको लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनना चाहिए, लेकिन उनकी दरकिनार करके वो नेहरू जी के साले थे इसलिए उनको बना दिया गया। और जब उनको बनाया गया तो कौल साहब युद्ध के तो इस बात पे लेकर थमैया साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। जब थमैया साहब अपना इस्तीफ़ा देते हैं तो नेहरू जी उनसे कहते हैं कि अपना इस्तीफ़ा वापस लो, थमैया ले लेते, उसके थमैया रिटायर हो जाते हैं थोड़े दिन बाद। ये स्थिति ऐसे ही चलती रहती है और ये थमैया साहब ने अपना इस्तीफ़ा 31 अगस्त 1959 को दिया था। और इसके बाद जो स्थितियाँ ऐसी बिगड़ती हैं कि फिर वो संभलती नहीं है। उसको 1960 में उस इतनी स्थिति बिगड़ने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1960 में संयुक्त राष्ट्र में चीन को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत की और उसके बाद चीन स्थायी सदस्य बन जाता है। लेकिन उसके बाद जब चीन के साथ युद्ध की स्थिति आ रही होती है, चीन लगातार उस समय हमारा एक राज्य था जिसको हम आज का अरुणाचल कहते हैं, वो था नेफा के ऊपर अपना अधिकार, नेफा के 40,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पे अपना अधिकार कहता है चीन, लेकिन भारत उसे मानता नहीं है। तो चीन के चाउ इन लाई एक प्रस्ताव लाते हैं, वो कहते हैं कि हम अक्साई चीन भारत को दे देंगे और नेफा जो है ना वो चीन को दे दिया जाए। इसको भारत के प्रधानमंत्री अस्वीकार कर संसद में इस बात की घोषणा कर देते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री संसद में एक बात और कहते हैं कि जिस भूमि पर मतलब अक्साई चीन के जो एरिया हिस्सा है और जो लद्दाख का हिस्सा, उस पर एक भी घास का तिनका नहीं उगता। तो वो कहते हैं संसद में कि जिस भूमि पर एक भी घास का तिनका नहीं लगता उसके लिए भारत और चीन युद्ध करेंगे। ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा विचार करना ही नहीं चाहिए। तो इसी बात पर भारत की संसद में एक व्यक्ति हैं
रहे हैं महावीर त्यागी सांसद, उन्होंने मेरठ शहर से सांसद थे, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे सपने टोपी उतारी, कहा कि हमारा सर भी गंजा है, इस पर भी बाल नहीं उगते, क्या चीन को काट के दे दिया जाए। इस तरह की बातें करके प्रधानमंत्री ने कभी चीन को संजीदा रूप से नहीं लिया। उसका हमें, और उसके बाद जब सेना की, फिर भारत ने जब चीन के साथ बिगड़ती स्थिति को देखा तो भारत ने क्या किया कि अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी लागू कर दी। उसके तहत सेना की तैनाती जो की गई, उसमें जिस सेना को भेजा गया उसको पहाड़ी युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं। दूसरी बात, भारत ने, प्रधानमंत्री नेहरू ने जो है एक निशस्त्रीकरण अपना रखा, जिसके कारण भारत के जो जितने भी वो थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, उसमें कप बन रहे थे, कॉफ़ी के तसले फावड़े बन रहे, हथियार नहीं बन रहे थे, क्योंकि हम निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रहे थे, हम पंचशील मान रहे थे, हम गांधीवाद के रास्ते पे थे। और ये गांधीवाद इस देश को बर्बाद किया है, चाहे वो कश्मीर की स्थिति हो, चाहे वो चीन के साथ स्थिति हो, ये गांधीवाद ने इस देश को बर्बाद किया है, इस देश को छला है। इसके साथ चीन के साथ इतनी स्थिति, युद्ध की स्थिति आई, सेना तैनात हुई, सेना तैनात को चीन ने गलत माना, चीन ने भारत से विरोध दर्ज किया। उसके बाद भी भारत ने सेना तैनात की, भारत ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन चीन ने भारत के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। और हमले से पहले जो युद्ध की तैयारियां होती, सेना जब युद्ध की तैयारी में चीनियों के पुतले बना के युद्ध की तैयारी कर रही, तो भारत के सरकार ने एक आदेश दिया कि हम चीन के सैनिकों के पुतले बनाकर युद्ध की तैयारी नहीं कर सकते, इससे चीन बुरा मान जाएगा। आप ये बताइए, इस हद तक हमारी सरकार डरती थी चीन से। कभी चीन की तरफ हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया, युद्ध हुआ, हम हार गए, 42,000 वर्ग किलोमीटर जगह चली गई, उसके बाद भी हम कभी भी चीन को गंभीरता से नहीं लिए। उसके बाद स्थिति ये हुई, भारत की सरकार ने एक बात मानी कि जब चीन के बॉर्डर पर सड़कें बनाने से मना कर दिया, बोले हम अगर इसमें सड़कें बनाएंगे तो चीन इन सड़कों का यूज़ करके हम पे जल्दी कब्जा कर लेगा। भारत की सरकार ने कभी वहाँ सड़कें नहीं बनाई। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी। 2014 मोदी जी ने सरकार में प्रधानमंत्री पद संभाला। उसके बाद उन्होंने लगातार चीन की बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, सड़कें बनाई, चीन के बॉर्डर पर जो हमारे सैन्य उपकरण थे उनको पहुंचाने के में आसानी हो, चीन के देखकर युद्ध की तैयारी की जाए, सेना को मजबूत किया जाए, फॉरवर्ड पॉलिसीज लागू किया, जिसके तहत जो चीन के आसपास के जो हिस्से हैं भारत के, उन सब जगह जो भारत की सेना के पुराने हेलीपैड पड़े हैं, हवाई पट्टियाँ पड़ी हैं, और देश में कई हवाई पट्टियाँ बने, इन सबको लागू किया। जब इस सबको लागू किया तो चीन को बुरा लगा। चीन ने एक बार डोकलाम किया। डोकलाम वो जगह है जो भारत, चीन और भूटान में मिलती है। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। इसलिए जब भूटान और जो डोकलाम हिस्सा है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नॉक के नाम से जानते हैं, अगर डोकलाम पे चीन का कब्जा हो जाता है तो ये आप मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट को हम चीन भारत से कभी भी काट सकता है। इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाने के लिए भारत ने डोकलाम में चीन को मुकाबला किया और चीन को पीछे कर रहा। तो चीन को लगा कि भारत अब उसे चैलेंज करने लगा है, नई सरकार में चैलेंज करने लगा, और चीन की तरफ हमने अपने काम शुरू किया। हमने कभी पाकिस्तान को बड़ा खतरा नहीं माना। इस सरकार ने, ये जो मोदी जी की सरकार ने, कभी पाकिस्तान को बड़ा खतरा नहीं माना। हमेशा उन्होंने चीन को मांगा और चीन की तरफ तैयारी की। हमने अरुणाचल में 8 से ज़्यादा एयरफील्ड्स को तैयार किया। हमने पूरे देश में हर जगह किया। हमने युद्ध की तैयारियां की। युद्ध की तैयारी इसलिए नहीं की कि हमें युद्ध लड़ना है। भारत ने कभी युद्ध नहीं किया। भारत का इतिहास है, कभी किसी की भूमि पर कब्जा नहीं किया, कभी किसी देश पर बुरी नजर नहीं डाली। भारत से अपनी संप्रभुता को बता देगा। अखंड भारत जिसकी सीमाएं कहाँ हिंद कुश की पहाड़ियां हुआ करती थी, आज इतना छोटा सा देश हो गया इस सरकार की नीतियों के कारण। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, पर सरकार आज कहती है कि सरकार धर्म के आधार पर विभेद कर रही, जबकि एक बंटवारा ही हो गया जिसके ऊपर चर्चा ही नहीं की जाती कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। उसके बाद अब मोदी सरकार ने तैयारी की। तो अब ये स्थिति है कि हमारा मानना है कि किसी भी देश की सेना उतनी ताकतवर होगी जितनी उसकी इकोनॉमी होगी। इसलिए अब जो आज की डेट में कहा जाता है ना कि सोनम वांगचुक जैसे महामानव जो इस देश में एक अद्भुत है, उनके द्वारा भी कहा जाए चीनी सामान का बाइकआउट करो, तो उसको हमें करना होगा अगर हमें अपने देश को चीन से बचाना। क्योंकि चीन की विचारधारा क्या, चीन का जापान, नेपाल, भूटान, आपका ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब पे अपना अधिकार जमाता है। भारत के बहुत से हिस्से पे अपना अधिकार जमाता है। इसके साथ जापान पे अपना अधिकार जमाता है। चीन पूरे विश्व में हर उसके, चीन की जितने भी देशों सीमाएं लगती हैं सभी से जो है वो उसके हिस्सों पे अपना अधिकार जमाता है। और उसके साथ चीन का 69 में एक सोवियत यूनियन USSR से एक मिलिट्री का संघर्ष हुआ था, सैन्य संघर्ष हुआ था कि वो चीन ने सोवियत यूनियन की तरफ अपने जो है विस्तारवादी नीति अपनाई थी। लेकिन वो सोवियत यूनियन से नहीं जीत सकता था, इसलिए उसने सोवियत यूनियन से दोस्ती की। चीन आज भी रूस से चैलेंज नहीं कर सकता, अमेरिका को चैलेंज नहीं कर, चीन चैलेंज भारत को करता है क्योंकि भारत कभी विस्तारवादी नीति को अपनाता नहीं है।
तो अभी चीन ने जब भारत के कहा कि लद्दाख का क्षेत्र उसका है, उसी समय उसने किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से कहा कि उसका भी कुछ हिस्सा उसका। चीन का क्या है कि चीन हर देश पे अपना करता है, जिस दिन उसकी सेना तैयार हो जाती है उस देश से लड़ने के लिए, उस दिन वो चढ़ाई करके उसको कब्जा लेता है। नहीं कब्जा तो सैन्य संघर्ष करता है, घुसपैठ करता है, घुसपैठ में जम जाता है। अगर कोई देश लड़ना नहीं चाहता है तो वो जहाँ तक चीन की सेना घुस चुकी होती है उस जगह को चीन का मानकर आगे के हिस्से को अपना बचाने की कोशिश करता है। चीन की यही नीति चीन की भारत पर। चीन हर दिन 10 किलोमीटर जब घुसेगा 5 किलोमीटर पीछे हटेगा, 5 मिनट कब्जा लेगा। भारत इस नीति के खिलाफ, भारत कहता है कि हमारी इंच इंच जमीन हमारी। भारत की संसद में 5 अगस्त 2019 को यह भी कहा गया कि जब हम पीओके की बात करते हैं तो अक्साई चीन भी उसी में आता है, वो भी भारत का अखंड भारत है, उसके लिए भी जान दे देंगे। चीन इस बात से घबराया हुआ है कि भारत जब जो है इस बात को संसद में कहने लगा है, यानी कि भारत कभी भी उसके ऊपर क्लेम कर सकेगा, और क्लेम करेगा तो मिलिट्री संघर्ष हो सकता है। तो चीन का ये जो कहना है ये काफ़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और आगे आने वाले समय में चीन का जो विचारधारा है वो ये है कि पूरे विश्व को वो अपने कब्जे में करना चाहता है। ये कोरोना महामारी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई महामारी, चीन का एक तरीका था कि पूरे विश्व को समस्याओं फंसा कर अपने अगल बगल के राष्ट्रों पर कब्जा किया जाए। लेकिन कई देशों ने इसको समझ कर चीन के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। चीन इस समय परेशान है, चीन का आर्थिक रूप से पूरे विश्व में बहिष्कार। और अब ऐसे जब चीन का बहिष्कार किया जा रहा है तो उसमें सबसे बड़ा बाजार भारत बनता है। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विदेशी कंपनियां भारत आ सकती हैं, आने के चांसेस हैं और आ भी रही हैं। इसी के साथ भारत अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया तो भारत के तो अर्थव्यवस्था बहुत, और जितनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उतनी ही आपकी सेना मजबूत, जितनी सेना मजबूत होगी आप चीन के खिलाफ उतने ही मजबूती से खड़े होगे। और चीन को तोड़ना है, चीन से कई देशों को आज़ादी दिलानी, चाहे तिब्बत को आज़ादी दिलानी हो, चाहे फिर आपको हांगकांग को आज़ादी दिलानी हो, या फिर अपने हिस्से अक्साई चीन को वापस लेना हो, तो आपको चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट करनी होगी, चीन के सामान का बहिष्कार करना ही होगा। ये बहिष्कार आज हमें दिक्कत है, हमें 1 या 2 साल लगेंगे इस बहिष्कार को पूर्ण रूप से लागू करने में, लेकिन इस बहिष्कार को हमें करना ही होगा। अगर हम इस बहिष्कार को नहीं करेंगे तो हम भारत के सेना के ऊपर एक युद्ध मर देंगे और भारत की सैन्य हानि होगी। जब हम युद्ध जीते उसके बाद भी होगी, क्योंकि चीन अपनी अर्थव्यवस्था से जो भी धन पा रहा है उसको अपनी सेना को मजबूत करने में लगा है। चीन की तैयारी कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ब्लू वाटर नेवी में एक भयंकर नौसेना तैयार करें। और चीन को आज के समय में चीन इतना शक्तिशाली नहीं जितना दिखता है। क्यों? क्योंकि चीन के पास, हमारे पास MiG-21 थे जिन्हें हम रिटायर कर रहे हैं, 60 साल पुराने जहाज, वही चीन के पास भी J-7 नाम से है। चीन सारा हथियार रशिया का कॉपी है। चीन के पास इतने अच्छे हथियार नहीं है कि चीन भारत का मुकाबला कर सके, ना ही इतने अच्छे पायलट हैं। और चीन की एक बच्चों नीति के कारण चीन में सेना को युवाओं की कमी है, जिसके कारण चीन ये कहता है कि उसके पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन चीन के नौजवान इतने ज़्यादा लाड़ प्यार से मारेंगे, वो युद्ध नहीं लड़ पाएंगे भारत की तरह। और हमें अपनी सेना को मजबूत करना है, अपने देश को मजबूत करना है, तो चीन का बहिष्कार करना ही होगा, नहीं तो हम नेहरू की गलती दोहराएंगे। इस बार केवल गुनहगार नेहरू नहीं होंगे, या केवल नेहरू और नेहरू के रिश्तेदार कॉल नहीं होंगे, या इस बार गुनहगार हम सब भारतीय होंगे कि हमने चीन का बहिष्कार नहीं किया। सोनम वांगचुक कहते हैं तो केवल लद्दाख के लिए नहीं कहते कि अगर युद्ध होगा तो लद्दाख नहीं झेलेगा, पूरा भारत झेलेगा, केवल लद्दाख के ऊपर नहीं होगा। लद्दाख के युवाओं ने झेला है 1962, जिस समय जो युवा थे वो आज भी कहते हैं कि चीन ने किस तरह से हमला किया, उनके युवाओं ने कैसे युद्ध किया, उनको ऐसे उन्होंने रोका। इसलिए हमें चीन का बहिष्कार करके भारत को मजबूत बनाना ही होगा। अखंड भारत के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि चीन जितना पैसा हमसे लेता है उसका ही आधा पैसा पाकिस्तान को देता है। पाकिस्तान, और आज के डेट में चीन ने माउंट एवरेस्ट पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, उसके बाद नेपाल को भारत के विरुद्ध कर दिया। लीपू लेक जिस जगह पे भारत और नेपाल की बात है वहाँ चीन का दखल देना, ये साफ दर्शाता है कि चीन भारत के खिलाफ अपनी विस्तारवादी नीति को अपना चुका है और भारत को टारगेट कर, क्योंकि चीन का टारगेट अगर कोई हरा सकता है पूरे विश्व में तो भारत है, और भारत के अलावा कोई हरा नहीं सकता, चीन की सेना का मुकाबला नहीं कर सकता रूस और भारत। और रूस से उसके संबंध अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं है कि रूस से संबंध अच्छे तो रूस चीन का साथ देगा। रूस भी जानता है 69 में जब उससे एक बार युद्ध हो चुका है चीन का, तो चीन कभी ना कभी उस पर भी युद्ध करेगा। इसलिए चीन का ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार करें और चीन के सामान को भारत के बाज़ारों से बाहर निकालें। अरे हम दिए जला लेंगे इस बार, अगली बार भी अगर नहीं भारत की झालरें बन पाई, भारत की झालरें बन गई तो कोई बात नहीं। इसलिए चीन के सामान का बहिष्कार करना ही एकमात्र विकल्प है। हम 2-4 साल नहीं फ़ोन खरीदेंगे, भारतीय फ़ोन आ जाएंगे तब खरीद लेंगे, नहीं तो सैमसंग ले लेंगे, लेकिन भाई चीन का बहिष्कार करना ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।